बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 3 चीज़ों पर बात करेंगे। इमरान खान हुकूमत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस का तफसीली फैसला आने के बाद क्या सोच रही है, क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने की राह में तमाम रुकावटें जो हैं वो दूर हो गई हैं, और तीसरा यह है कि हुकूमत का जो पहला रद्द-ए-अमल था जो कि उसी दिन था वो क्या था, और उसके जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें आप पर वाज़ेह हो जाएंगी। पहली चीज़ तो यह है कि इमरान खान हुकूमत जो है वो और इमरान खान साहब जो हैं उनको बड़ी तशवीश है इस फैसले पर। वो ये समझते हैं कि अदलिया के एहतसाब का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब खुद अपने असासों और जदादों का जवाब दे सकते हैं, 8 माह तक अदालतों में एक एक चीज़ पेश कर सकते हैं, जो बैंक बंद हो गए उनकी भी रसीदें जमा करा सकते हैं, वो बैरून मुल्क से पैसा पाकिस्तान लाए उसका हिसाब दे सकते हैं, तो अगर कोई जज है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई सियासतदान है, अगर वो पाकिस्तान से बाहर पैसा ले जाता है तो उसको इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहिए। और फिर एक वजह यह भी है कि काजी फ़ाइज़ साहब हों या उनकी अहलिया हों, उन्होंने इमरान खान साहब पर बहुत अटैक्स किए हुए हैं, बहुत लेटर लिखे जिसमें इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से, उनकी बीवियों के हवाले से बहुत कुछ जो है वो लिखा गया था। तो इन सब से हटकर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए और इस मामले को इस तरह से, इस चैप्टर को क्लोज़ नहीं किया जाना चाहिए था जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने किया है। तो दूसरा ये है कि जो अभी तक हुकूमत की जो राय है वो यही है कि जो क्यूरेटिव रिव्यू है उसको बिल्कुल वो आगे लेकर चलेंगे। जो क्यूरेटिव रिव्यू है उसके हवाले से अगर किसी मौके पर दरख्वास्त देना पड़ी कि जी उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए क्योंकि चैम्बर अपील होगी, तो वो दरख्वास्त भी दी जा सकती है। तो अभी बज़ाहिर तो यही है कि फ़ैसला आया काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ आया, रिव्यू में उनके हक़ में हो गया। एक लगता यह है कि कानूनी तौर पर रुकावटें दूर हो गई हैं, लेकिन बड़ी रुकावट एक और जो है वो मौजूद है, और वो क्यूरेटिव रिव्यू वाली जो हुकूमत की दरख्वास्त है वो है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, इसलिए उनको भी बड़ा एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, जैसे एक MNA जो तहरीक इंसाफ के थे उनके साथ उन्होंने जो है वो मिसबिहेव किया, तो वो भी एक मामला था। तो इस तरह का अगर कोई भी वो ऐसा काम करते हैं जो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है तो भी उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ वाला मामला है, ये मामला अभी इतने जल्दी जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला। क्यूरेटिव रिव्यू मौजूद है और आवाम के अंदर आपके सामने तशवीश जो आवाम के अंदर है, लोगों का अदलिया पर पहले एतमाद उस तरह से नहीं था, मज़ीद लोगों का गम गुस्सा आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने एक जज नहीं बल्कि तमाम जजेस के लिए एहतसाब का रास्ता जो है वो बंद कर दिया। देखें, हुकूमत की जो पहला रद्द-ए-अमल इस पर आया था गो के शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन वो वज़ीर कानून के तौर पर ज़ाहिर है बैठे थे, ये उनकी ज़ाती राय नहीं हो सकती, ये हुकूमत का ही मौक़िफ़ था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया जजेस का कि क्योंकि ज़ाहिर है कोई उनके ख़िलाफ़ डायरेक्शन उस तरह से नहीं आई, जो उनका जाई अफरीदी साहब का नोट है उस पर कल सुबह मैं वीडियो करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा क्या कुछ था, लेकिन कोई उस तरह से डायरेक्शन नहीं थी। उसके बाद जो बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब हैं उन्होंने कहा कि इस फैसले के नताइज ये होंगे कि जजेस अपनी बीवी और बच्चों के असासों के बिल्कुल जवाबदेह नहीं होंगे। सिर्फ आपने ना अल्फाज पे गौर करना है कि किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए फ़रोग नसीम साहब ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में इस फैसले के रद्द-ए-अमल में। वो कहते हैं इसके नतीजे ये होंगे कि जजेस अपनी बीवी और बच्चों के असासों के बिल्कुल जवाबदेह नहीं होंगे। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिटी कोर्ट के जजेस, मजिस्ट्रेट्स, सिविल जजेस, उनके लिए भी यही म्यार होगा, ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी यही म्यार होगा, उनके भी बीवी बच्चों के असासों पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी कि वो ये कह देंगे कि क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, मेरे बीवी बच्चे तो वो जाने और उनका काम जाने। क्या इस तरह से उनका एहतसाब नहीं होगा? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट तो सब हैं, अगर ऐसा नहीं है तो उनके साथ गैर मुसावी सलूक क्यों हो? क्योंकि आर्टिकल 25 कहता है कि सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। फिर वो तस्वुर कहाँ जाएगा? यहाँ तक तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि फिर आर्टिकल 25 तो कहता है सबके साथ बराबर सलूक होगा। अगर एक जज का एहतसाब नहीं हो सकता तो फिर एक ब्यूरोक्रेट का, एक सियासतदान का क्यों हो? फिर अगर जज के बीवी बच्चों के एहसास और जदादों का जज नहीं बताने का पाबंद, तो एक ब्यूरोक्रेट और एक सियासतदान क्यों पाबंद है? अच्छा, उसका भी उन्होंने आगे जवाब दिया, जो ये होता है कि जी वो रोपा वाला सवाल हुआ शहजाद इकबाल साहब ने किया, उसको उन्होंने अच्छा जवाब दिया। फ़रोग नसीम साहब कहते हैं फिर वो तस्वुर कहाँ जाएगा कि ये पब्लिक ट्रस्ट है, ये डिवाइन ट्रस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हायर पेडिस्टल पर होना चाहिए। हम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बिल्कुल मुखालिफ नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत तासुर है, ना उनकी बेगम के खिलाफ हैं। हमने तो पहले दिन से मौसूल होने वाली इन्फॉर्मेशन आगे भेज दी कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि काजी फ़ाइज़ साहब के बीवी बच्चों के नाम पर बाहर एहसास और जदादे हैं, वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की और उनके बीवी बच्चों ने भी और उन्होंने भी, हमने वो इन्फॉर्मेशन आगे भेज दी। आपको इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं थी, आपने कल अदम कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि FBI इसकी इंक्वायरी करेगा। टैक्स कमिश्नर का एक फैसला था, एक असेसमेंट ऑर्डर था, उसकी एक अपील होती है
क्या ये फैसला तमाम टैक्स दहनगान के लिए होगा कि टैक्स कमिश्नर कोई भी फैसला दे तो वो 184(3) में सुप्रीम कोर्ट आ जाए और इस पर फैसला आ जाएगा? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आगे चल कर उन्होंने ये कहा भी सही कि जब इनकम टैक्स कमिश्नर जो है वो ऑर्डर देता है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट के अंदर एक होता है, अपील होती है, ट्रिब्यूनल होता है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है। यहाँ क्या हुआ कि इनके खिलाफ एक असेसमेंट ऑर्डर आया, उस असेसमेट ऑर्डर वो जो एफबीआर की रिपोर्ट जो मैंने आपको उसमें से कई पॉइंट्स बताए थे वो इन्होंने चाली कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया सारे मामले को। शहजाद इकबाल साहब ने सवाल किया कि जजेस ने बार बार लिखा है कि एहतसाब जजेस का हो सकता है लेकिन कानून के मुताबिक। जवाब दिया फरोग नसीम साहब ने कि मैं चारों जजेस का बहुत एहतराम करता हूं लेकिन इसमें एक तजाद है, उनके फैसले में एक तजाद है कि ये तो आप कह देंगे कि उनका एहतसाब होना चाहिए, साथ आप कहते हैं कि उनकी बीवी और बच्चों को नहीं छूना, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, जायदाद हो तो वो वजाहत करे या ना करे, कार्रवाई ना की जाए। अगर ये अदालती मिसाल आप कायम कर रहे हैं तो आप जूरिस्प्रूडेंस, आपकी जूरिस्प्रूडेंस सर आंखों पर, फिर सबके लिए यही मिसाल कायम करें। मैं सेनेटर हूं तो मेरे लिए भी करें, मैं क्यों अपनी बीवी बच्चों के असासे डिक्लेयर करूं और उन पर फिर वजाहत दूं? वज़ीर आज़म क्यों वजाहत करें, अरकान असम्बली क्यों वजाहत करें? तो ये उन्होंने कहा इन्होंने बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने। इस पर शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि रोपा आप पर अप्लाई होता है लेकिन जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। तो इस पर जवाब दिया फरोग नसीम साहब ने, उन्होंने कहा कि यही इशू है, मुझ पर तो रोपा अप्लाई होता है, एक पटवारी पर भी कोई कानून अप्लाई होता है, उसको भी अपने बीवी बच्चों के एहसासों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट में क्या लिखा हुआ है? दुनिया भर की अदालती मिसालें क्या कहती हैं? पूरी दुनिया के अदालती फैसलों में तय हो चुका है कि जजेस के एहतसाब का मेयार सबसे ऊंचा है, सबसे कड़ा एहतसाब जजेस का होता है, उनका मेयार पटवारी और रोपा से ऊपर होना चाहिए, उनकी इज्जत और तकरीम ज्यादा है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि जजेस के एहतसाब का थ्रेशोल्ड नीचे है तो बात खत्म हो गई। अगर उनके एहतसाब का मेयार इसलिए ऊपर है कि उनका स्टेटस ऊपर है, उनके पास तौहीन अदालत की पावर है, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, उनको मैं लॉर्ड कहकर आप मुखातिब होते हैं, फासले पर रहते हैं, मुआशरे में बहुत उनका मकाम होता है, तहजीब होती है। जस्टिस अजमल मियाँ जैसे जज थे जिनका नाम लेते हुए सीना हमारा फ़ख्र से, मतलब उन्होंने कहा कि हम सीना इस तरह करके फ़ख्र से हम उनका नाम लेते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जो जज है उसका एक सबसे कड़ा एहतसाब होता है, उसका मेयार ऊपर है। अगर जज का जो मेयार है उसके ऊपर हालत ये हो कि जज के, पटवारी से तो पूछा जा सकता है, जज से नहीं पूछा जा सकता, तो ये क्या हो गया? पटवारी तो कुछ भी नहीं है एक जज के सामने, जज का तो एक मकाम है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कल परसों किसी भी वक्त काजी फैसल साहब की अहलिया का कोई ना कोई लेटर जो है वो फिर सामने आ जाए किसी भी वक्त फरोग नसीम साहब के इस इंटरव्यू के जवाब में, क्योंकि वो तो वैसे ही इंतजार कर रही होती हैं कि कोई ना कोई उनको मौका मिले और वो किसी को लेटर लिखें। उसके बाद शहजाद इकबाल साहब ने सवाल किया कि सवाल यह है कि जस्टिस काजी फायसा की जायदादें हैं या उनकी फैमिली की, अगर उनकी फैमिली की हैं तो वो डिपेंडेंट हैं या नहीं? सीनियर से कहती हैं कि जायदादें उनकी हैं, उन्होंने अपने ज़राए आमदन से खरीदी हैं। अगर जज को उनकी फैमिली की जायदादों को, अगर जज को उनकी फैमिली के असासों के साथ जायदादों के साथ कनेक्ट करें तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है, वो तो हुआ नहीं है। इस पर जवाब दिया फरोग नसीम साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर मिसेस फाइज के पास मनी ट्रेल होती, और मेरा दिल यही चाहता था कि या अल्लाह वो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दें कि उनके पास ये पैसे कहाँ से आए, ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आई, कैसी खरीदी। एफबीआर का ऑर्डर सबने पढ़ा, पब्लिक डोमेन में था, उसमें यही बात लिखी हुई थी कि वो सोर्स बताने में नाकाम रही। अगर वो सोर्स बता दें तो मैं सबसे पहला शख्स हूंगा जो कहेगा कि जो हुआ गलत हुआ। लेकिन अगर कोई साहब सुप्रीम कोर्ट का जज उनकी अहलिया के नाम पर लंदन में अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं तो फिर क्या किया जाए? क्या अनडिक्लेयर्ड थी? जी बिल्कुल, देख लें, चेक कर लें, डिस्क्लोज नहीं की गई थी, जजमेंट पढ़ लें। मनी ट्रेल थी? नहीं थी। उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल का लफ्ज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं लिखा हुआ, छोड़ दें इस लफ्ज को। क्या एक्सप्लेनेशन दी कि ये कहां से ये पैसे आए? ये कह देना काफी नहीं है कि मैं एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता हूं या रखती हूं। अगर यह मेयार है कि कोई कह दे कि मैं अमीर खानदान से हूं तो इससे मजीद ना पूछा जाए तो ठीक है, मैं उसको कबूल करता हूं, बात खत्म हो गई। यानी वो ये कह रहे हैं कि सरीना ऐसा साहिबा ने एक बार भी सोर्स नहीं बताया, सरीना ऐसा साहिबा ने मनी ट्रेल नहीं दी, रसीदें नहीं दी, पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, जायदादें कैसे बनाई, डिक्लेयर क्यों नहीं दी, इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर जवाब आया है तो मुझे बता दें, मैं कहूँगा कि गलत हुए जो कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद उन्होंने सवाल किया शहजाद इकबाल साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वजाहत दी, सरीना ऐसा साहिबा ने एफबीआर में भी दी। उनका मौक़िफ़ यह है कि घर की सेल, स्कूल की इनकम, एफबीआर उससे उन्होंने ये प्रॉपर्टीज खरीदी और एफबीआर ने उनकी ज़राई इनकम को मानने से इनकार किया था। इसके जवाब में फरोग नसीम साहब ने कहा कि जो सिर्फ ज़बानी बात है, दस्तावेज़ात के बगैर है, उस पर तो आप ना जाएं। आप
इंटेलिजेंट बात करें। एफबीआर का असेसमेंट ऑर्डर देखा है आपने? क्या आपने उनकी ओरिजिनल पिटीशन और नजरसानी की दरखास्त पढ़ी है? किसी जवाब में या किसी चीज़ में कोई वजाहत दी है? आज दे दें वजाहत कि अमेरिकन स्कूल में पढ़ाती थी, इतने पैसे मिलते थे, बता दें, बात खत्म हो गई। फिर शहजाद इकबाल साहब ने सवाल किया कि एफबीआर पहले उनसे पूछ लेता, आपने तो डायरेक्ट रेफरेंस बना के भेज दिया उनके खामिद के खिलाफ, पहले उनसे तो एफबीआर पूछ लेता, फिर आप उनके खामिद के खिलाफ रेफरेंस बनाते। उसके जवाब में शहजाद इन्होंने बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने कहा कि आप इंटेलिजेंट बात नहीं कर रहे, वो रेफरेंस तो खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामला एफबीआर को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने खुद कहा था कि मामला एफबीआर के पास जाना चाहिए था, उनसे पूछा नहीं गया था, उनको सुना नहीं गया था, उनको सुनना चाहिए था। यानी उनके वकील ये कहते रहे कि श्रीनिवास को सुना नहीं गया, उनसे पूछा नहीं गया, पहले एफबीआर उनको सुनता, उनको पूछता। तो जब एफबीआर ने उनसे पूछा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामला एफबीआर को भेज दिया, जब एफबीआर ने उनसे पूछा, ऑर्डर भी पास कर दिया और लिख दिया कि कोई वजाहत नहीं है उनके पास, तो बात तो पूरी हो गई। इसलिए तो मैं कहता हूं कि दो मेयार नहीं हो सकते कि ये कह दिया जाए कि जजेस के बीवी बच्चों से सवाल नहीं हो सकता, हालांकि उनका हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि रोपा शोपा सब कलदम है, ये तो लोअर स्टैंडर्ड है। एक पटवारी के खिलाफ क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? वो ये कह रहे हैं कि काजी फैसल साहब के वकला का केस ये था कि काजी फैसल साहब के बीवी बच्चों के सासे थे, पहले उनके बीवी बच्चों से पूछना चाहिए था, फिर काजी फैसल साहब के पीछे जाते, तो इनकी बात तो पूरी हो गई। पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर को भेज दिया, एफबीआर ने काजी फैसल साहब की अहलिया और बच्चों से पूछा, उनके पास कोई वजाहत नहीं थी, और एफबीआर ने असेसमेंट ऑर्डर में लिख दिया कि इन्होंने गलत बयानियां की, तजादात हैं, झूठ बोले, इनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं थी, कोई वजाहत नहीं थी। उसके बाद शहजाद इकबाल साहब ने सवाल किया कि एफबीआर ये केस नहीं देख सकता क्योंकि टाइम बार हो चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा ना कि 5 साल से पिछले मामलात में नहीं जा सकता, इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक नहीं जाया जा सकता। उस पर फरोग नसीम साहब ने कहा कि फैसला आया है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि फैसला आया है, फैसला ठीक नहीं है, इसमें तजादात हैं, इससे पूरी कौम में जो एहतसाब होना है, पब्लिक ऑफिस वो अंडर स्ट्रेस हैं। मैं आज भी दुआ करता हूं कि ये वजाहत दे दें, यानी सीनियर ऐसा वजाहत दे दें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो हमें तो कोई दिलचस्पी नहीं है कि ज़बरदस्ती कुछ किया जाए। टाइम बार टैक्स के लिए मुतलका होता है, रेलिवेंट होता है, यानी टैक्स अगर आपने देना है तो उसके लिए रेलिवेंट है कि 5 साल से पीछे आप नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि एहतसाब के लिए नहीं, डिसिप्लिनरी में प्रोसीडिंग्स में नहीं। इनकम टैक्स कमिश्नर ने पूरी डिस्कशन की है कि क्यों ये मामला टाइम बार नहीं है, उसकी अपील फिर इन्होंने करनी थी, फिर ये मामला ट्रिब्यूनल में जाना था, फिर हाई कोर्ट में जाना था, फिर सुप्रीम कोर्ट में आना था। यहां तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुन ली गई। ये एक खातून या आदमी का मामला नहीं, पूरी कौम का मामला है। आपके चैनल की पॉलिसी होगी, लेकिन पाकिस्तान का एहतसाब, पाकिस्तान में एहतसाब बहुत जरूरी है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। तो शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि यह अदालती फैसला है, मेरी राय हमारे चैनल की पॉलिसी नहीं है। यानी बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने कहा कि आप जिस तरह से काजी फैसल साहब की साइड ले रहे हैं या उनको बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे हैं, आपकी चैनल की पॉलिसी हो सकती है, लेकिन एहतसाब पूरे मुल्क में एहतसाब के कोई उम्मीद बाकी नहीं रही इस फैसले से। तो उन्होंने जवाब में कहा फरोग नसीम साहब ने कि आपने कहा कि यह अदालती फैसले से आप सवाल कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी नहीं है, मैंने मान लिया, लेकिन आम तौर पर आप जो इंटेलेक्चुअल सवाल करते हैं वो आज नहीं है, थोड़ा सा गलत मरट जो है वो आप कर रहे हैं। यानी उन्होंने इस तरह का लफ्ज़ बोला कि आप आज ज़रा गलत मलत जो है वो सवाल कर रहे हैं, आई एम सॉरी। उन्होंने कहा कि मैं आपको वन लाइनर दूं। अंडरलाइन डिबेट ये है कि 7/3 का जो फैसला आया था कि जजेस हाई पेडेस्टल पर होते हैं, ये पब्लिक ट्रस्ट है, सेक्रेट ट्रस्ट है, काजी को बेगम बच्चों की जायदादों का जवाबदेह होना चाहिए, अगर वजाहत नहीं दे सकेंगे तो पब्लिक परसेप्शन कोड ऑफ कंडक्ट से टकराएगी, नजरसानी में फैसला उलट दिया गया तो बात खत्म हो गई। ये अब एक नई अदालती मिसाल है। वो कहते हैं कि भाई आपने खुद भेजा एफबीआर के पास 7 जजेस ने, अब आपने खुद ही उसको उड़ा दिया और आपने अदालती मिसाल ये कायम कर दिया कि जज के बीवी बच्चों से नहीं पूछा जा सकता, जज के एहतसाब नहीं हो सकता। उसके बाद उनसे पूछा गया कि अब आपका क्या लाएमल होगा। उन्होंने कहा जी लीगल ऑप्शन मौजूद है, अवाम के अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर कोई फैसला हो तो नज़रसानी के हो भी जाए तो उसके बाद भी वो फैसला कोई ऐसा हो तो वो मालूमात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी अपनी दानिश में कि क्या उनको रिव्यू करना है या नहीं करना। इंडिया में इसको क्यूरेटिव रिव्यू कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी दरख्वास्त मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि वो अपने एहतसाब के हवाले से क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। पाकिस्तान में इसको क्यूरेटिव रिव्यू नहीं कहा जाता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने किसी फैसले को ठीक कर सकती है और 5-7 फैसले ऐसे मौजूद हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर का फैसला भी मौजूद है। तो इस तरह से मैंने जैसे आपको बताया क्यूरेटिव रिव्यू भी अगर उड़ जाता है फिर आप ये कह सकते हैं कि ये मामला काजी फैसल साहब के बीवी बच्चों का चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो गया। लेकिन उसके बाद भी ये हो सकता है कि क्यूरेटिव रिव्यू भी अगर उड़ जाता है फिर ये हो सकता है कि हुकूमत की ये पास जो इंफॉर्मेशन आ गई थी
FPR के असेसमेंट ऑर्डर के ज़रिए उस इंफॉर्मेशन को क्या नया रेफरेंस बनाकर और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भेजा जा सकता है? ये भी एक सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में बात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।